सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमएसटी का एक नया चैप्टर ऑफ फिजिक्स दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से एंड एमएसटी के लिए। यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अपने नोट्स बनाना चालू करें एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम। तो पहला है बोर्स पोस्टुलेट। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है बोर्स का, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, व्हिच इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। ये सबका मतलब हमने इस फॉर्मूले में लिख दिया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होता है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय mv²/r एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन बाय 1/4πε0। अब चार्ज रहता है मतलब तब हम क्यों लिखते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के बीच में है तो हम क्या लिखेंगे e² डिवाइडेड बाय r²। So this is what the formula for Bohr's first postulate, that is mv²/r is equal to 1/4πε0 e² by r²। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखिए। इससे फायदा क्या है, तो आगे हम कुछ डेरिवेशंस करेंगे जो कि आपको सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट यूज होगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आपको बेनिफिट बहुत करेगा, तो ये ध्यान में रखो। नेक्स्ट सेकेंड पोस्टुलेट के बारे में क्या बोला गया है कि जो एंगुलर मोमेंटम है इज गिवन बाय L इज इक्वल टू mvr एंड विच इज इक्वल टू nh/2π। ठीक है, n ऑर्बिट है और h/2π इज द एनर्जी जहां पे वो रन कर रहा है। आगे थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है, एंड इलेक्ट्रॉन कैन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट हैविंग लोअर एनर्जी। ठीक है, तो एक ऑर्बिट एक से दूसरे एनर्जी बैंड पे जंप कर सकता है। इसके लिए क्या है, थर्ड पोस्टुलेट बना था, दैट इज em - en इज इक्वल टू hν। और वो क्या एनर्जी इमिट कर रहा है, दैट इज hν। hν क्या है, तो पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि दैट इज h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड ν इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, सो इट इज डिनोटेड बाय hν। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपने थर्ड पॉइंट पे। इसकी कुछ डेरिवेशंस को हम देखेंगे। ये सारी चीजें बताई है लेकिन इसका यूज क्या है, सो वी विल सी आफ्टर दिस। अब ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे यूजफुल रिजल्ट्स है आपको। ठीक है, अभी हम क्या देखने वाले हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, या फिर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, थोड़ा उल्टा बोल रहा हूं मैं, लेकिन ऑर्बिट ऑफ रेडियस के बारे में अगर हमें जानना है सो हमें कुछ रिजल्ट्स ध्यान में रखने हैं। हम क्या निकालने वाले हैं, रेडियस निकालेंगे, ऑर्बिट का क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, मैं लिखने वाला हूं, आई नो दैट फर्स्ट बोर्स पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है बोर्स का, इट इज mv²/r इज इक्वल टू 1/4πε0 e² by r²। ठीक है, एंड सेकेंड पोस्टुलेट क्या है बोर का, ये L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh/2π। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट, दिस इज सेकेंड पोस्टुलेट। इसका यूजफुल क्या है, पहले अगर हम फर्स्ट पोस्टुलेट को देखेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट पोस्टुलेट के बेसिक से हम देखें तो मुझे है ना v² की वैल्यू चाहिए, तो मुझे ये सारी वैल्यूज को उधर लेके जानी पड़ेगी, बराबर। और यहां मैं देख रहा हूं कि r से एक r कैंसिल हो जाएगा, सो सिर्फ ओनली m है जो उधर जाके ट्रांसफर हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलने वाला है, v² जो है फर्स्ट पोस्टुलेट के बेसिस पे 1/4πε0 e² अपॉन r इधर ही है एक और m इधर आ जाएगा, सो इट बिकम्स mr। सो दिस इज माय बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट। इसको मैं थोड़ा सा है ना मॉडिफाई कर दिया हूं, पहले पोस्टुलेट को v² का सिर्फ फार्मूला लिखा है मैंने। ओके, क्यों किया है ऐसा, इससे अभी बेनिफिट आपको समझ में आएगा। हमें सेकंड पोस्टुलेट क्या पता है, mvr इज इक्वल टू nh/2π, राइट। एंड अगर मेरे को सिर्फ इस पे v की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू nh/2π और ये m और r इधर आ जाएंगे, दैट मींस इट बिकम्स mr। ठीक है, तो ये हो जाता है सेकेंड पोस्टुलेट बोर का, करेक्ट है। हाँ, तो अब ये दो पोस्टुलेट से क्या यूजफुल है हमें, देखो मैं अगर बोलूं कि मुझे यहाँ पे v दिखाई दे रहा है, यहाँ पे v² दिखाई दे रहा है, मुझे इसको भी v² में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, सबको स्क्वायरिंग कर देता हूँ। सो स्क्वायरिंग करने की वजह से क्या मिलेगा मुझको बताओ, आई थिंक स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा v हो जाएगा v², देयरफॉर आई गेट एज n का n² हो जाएगा क्योंकि सारा टर्म स्क्वायर हो जाएगा ना, सो h² हो जाएगा, 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, पाई का स्क्वायर π², m का स्क्वायर m² एंड r का स्क्वायर r²। सो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन।
क्या है सेकंड नहीं, अगर इसको मैं सेकंड नहीं बोलूंगा तो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। एंड अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूंगा, कौन से वाले, फर्स्ट एंड सेकंड को, तो मेरा LHS जो है वो इक्वल है। इफ LHS इज इक्वल तो मैं बोल सकता हूं मेरा RHS भी इक्वल होगा। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर बाय mr will be equal to n square h square upon 4 pi square m square r square। सो यहां से r और एक r कैंसिल, m से एक m कैंसिल, पाई से पाई एक पार्ट कैंसिल, 4 से पूरा 4 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ एप्सिलॉन रह गया। तो क्या रह गया यहाँ पे E स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट रह गया, और यहाँ पे n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन नीचे क्या रह गया, 4 कैंसिल है, पाई बचा है, m बचा है और r बचा है। स्क्वायरिंग में से एक एक ही गए हैं सिर्फ, बराबर है ना। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ r की वैल्यू चाहिए। तो r की वैल्यू चाहिए मतलब ये r मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा और E स्क्वायर मैं इधर लेके आता हूँ और एप्सिलॉन नॉट को उधर लेकर जाता हूँ। तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, r विल बी n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज माय वैल्यू फॉर r की वैल्यू अगर इतनी आ गई है तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर से। कैसे मैं बोल सकता हूँ ये चीज, क्योंकि देखो h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहता है, एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, देन पाई इज अ कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 into 10⁻31, बराबर है। तो ये वैल्यू भी कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रहता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10⁻19। सो दिस ऑल वैल्यूज आर कांस्टेंट। देयरफॉर इन सब वैल्यूज की जगह पर सिर्फ कांस्टेंट रिप्लेस हो जाएगा और n स्क्वायर बच जाएगा। सो इससे क्या फायदा है, देखो, तो मुझे इधर अगर वापस रिजल्ट बताना हो तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है तो इनकी कुछ ना कुछ तो डेफिनेट वैल्यू होगी। तो अगर आप इस सबको सॉल्व करोगे तो आपको इसकी वैल्यू 0.53 मिलेगी। ठीक है, अब इनटू ये n स्क्वायर जो है वो ऑर्बिट है, ऑर्बिट है मतलब इसकी वैल्यू कुछ डिफाइंड रहेगी। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो 1 हो जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट में है तो 2 हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट में तो 3 हो जाएगा, बराबर है। सो r इज इक्वल टू 0.53 इंटू n स्क्वायर। अब मेरे को एक बात फाइनली बतानी है, इसकी जो यूनिट आपकी आएगी ना ये एंगस्ट्रॉम में रहेगी। किसमें रहेगी, एंगस्ट्रॉम में रहेगी। ये बात ध्यान में रखें, क्योंकि यूनिट अगर एंगस्ट्रॉम में तो ही आप 0.53 लिख सकते हैं और कोई दूसरा यूनिट नहीं है। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर बोला जाएगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो है वो कैसे प्रोपोर्शनल है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट तो n से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बराबर, n से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वहां पे ये सवाल आ सकता है। अदरवाइज आपको ऐसा बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट में n की वैल्यू जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में है। सो मुझे बताओ व्हाट विल बी द रेडियस। सो आप n की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, दैट मींस ये 0.53 रह जाएगा एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रहा है। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि ये वैल्यू आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान में रखना। दूसरा ये वैल्यू भी निकालना बहुत जरूरी है और ध्यान में रखना जरूरी है। ये वैल्यूज आपको ज्यादातर यूजफुल नहीं होते हैं, कैंसल आउट ही हो जाते हैं, बट क्या पता समटाइम्स यूजफुल हो जाए। तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि इसको याद रखिए, आप डेरिवेशन याद रखिए ताकि जब जरूरत पड़े तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ गया हमारा एक पहला रिजल्ट कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो होता है वो इतना होता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, वेलोसिटी कैसे निकालनी है किसी भी एलिमेंट की या कोई भी ऑर्बिट की। तो उसके लिए हम क्या करने वाले, आज वी नो दैट कि हमारा फाइनल रिजल्ट r का जो आया है वो कितना आया हुआ है, r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और पाई m e स्क्वायर आया हुआ है। ये किसकी वैल्यू आई है, r की वैल्यू आई है, करेक्ट। इसको मैं थोड़ा सा अभी नहीं लेकिन बाद के लिए यूजफुल बोलता हूं। लेकिन इसके बाद भी हम दूसरा कुछ देखेंगे। तो क्या क्या हमको मालूम है, अगर r छोड़ दिया जाए तो अभी अगर मैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊं, ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा मुझे। सो लेट सपोज दैट हमें क्या पता है अच्छी तरह से, एक तो r की वैल्यू पता है, और अगर मैं देखूं मुझे सेकंड बोर से क्या समझ में आता है, पोस्टुलेट से, कि इट इज mvr अपॉन nh अपॉन 2 पाई। ठीक है, अगर ये पता है मुझे तो मेरा काम बन जाएगा। क्या है कि मैं r की वैल्यू जानता हूं, तो ये r की वैल्यू मैं इस पर पुटअप कर देता हूं। तो अगर पुटअप कर दूंगा तो क्या बन जाएगा बताओ, देखो चेक करके। ठीक है, अभी यहां पे क्या हो जाएगा, अगर मैं r की वैल्यू पुट करता हूं, सो mv एज इट इज r की जगह पर सारी वैल्यूज पुटअप कर दो, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर।
which will be equal to NH upon 2 pi. So I am saying पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, n से एक n यहाँ का कैंसिल, h से एक n यहाँ का कैंसिल, बाकी कोई चीजें कैंसिल नहीं होने वाली। तो मेरे पास लेफ्ट क्या रह गया, mv nh एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है राइट, पाई से पाई तो कैंसिल है, तो यहाँ क्या बच गया me स्क्वायर। अभी ये m और m भी कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल आल्सो विल बी नॉट देयर, ये भी चीज नहीं रहेगी, ठीक है। m से m भी कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा मेरे पास e स्क्वायर बराबर, और यहाँ क्या बच जाएगा 1/2, क्योंकि सब चीज कैंसिल आउट हो गई है। सो फाइनली अगर मैं देखूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, वेलोसिटी मिलेगा। सो वेलोसिटी कितना मिलने वाला है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू, ये सारे टर्म्स उधर ले जाओ, तो ये e उधर आके e स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 2 nh, सॉरी nh बोला ना, सो nh एप्सिलॉन नॉट। सो दिस विल बी माय वैल्यू फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो क्या है वैल्यू, v इज इक्वल टू e स्क्वायर अपॉन 2 nh एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अब इससे क्या यूजफुल है आगे देखो, अगर मैं बोलूंगा इसमें मुझे v का रिलेशन n से कैसा मिलने वाला है, तो दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देख लो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, एंड हम अगर उसको छोड़कर सब चीज की बात करें तो e स्क्वायर कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, एंड एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है मतलब अगेन दिस चेंजेस इनटू समथिंग की एक डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी इसकी, और वो डेफिनेट वैल्यू कितनी रहती है, v इज इक्वल टू, इस सब की कांस्टेंट वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और n जो है वो नीचे आ जाएगा क्योंकि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको ये फाइनल रिजल्ट याद रखना है कि v जो होता है वो 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड होता है, डिवाइडेड बाय ये n रहता है। n क्या है कि n कौन सी ऑर्बिट है, यहाँ पे अगेन वही चीज जो वहां पे बताई है वही इधर भी रहेगी, n की जगह पर 1 2 3 कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है, और इससे आप वैल्यूज निकाल लेंगे। सो हमें दो रिजल्ट मिल गए, एक तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट और दूसरा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितना रहता है वो दोनों चीज आपको एक डेफिनेट वैल्यू भी बता दी, और कैसे सॉल्व करना है अगर एग्जाम्स में हमको डिराइव करने जैसा आ गया तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये यूजफुल होगा सीटी के अंदर कि डिराइव करके अगर समटाइम्स क्वेश्चन आ गए तो आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। तो डिराइव थोड़ा डेरिवेशन ध्यान से देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है, रटने से काम नहीं चलेगा। ओके, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी हैव टू रिमेंबर। अच्छा, यहाँ पे एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें पता चल गया कि हम बोल सकते हैं अगर वेलोसिटी ऑफ कोई इलेक्ट्रॉन आपसे पूछे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आता है, दैट विल बी v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, एंड यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ठीक है। और v की वैल्यू अगर डेफिनेट बोली जाएगी तो 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय n, दिस इज माय सेकेंड रिजल्ट which I have to remember। आपको n बोल सकते हैं कौन सा ऑर्बिट में फ्लो हो रहा है, तो आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अब इसके बाद क्या ध्यान में रखना है, अब इसके बाद आता है हमारा वेलोसिटी के बाद एंगुलर वेलोसिटी और दूसरे कॉन्सेप्ट। अब एक एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट रहता है, तो एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका उसमें। एनर्जी के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कहां पे कैसे रहती है, दैट इज एनर्जी E से दिखाई जाती है, En इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये यूनिट जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। एनर्जी है या तो जूल में रहेगा या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा एनर्जी। तो मैंने बताया है एटम्स मॉलिक्यूल निकला है मॉडर्न फिजिक्स, एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे हम, ठीक है। सो एनर्जी जो है वो -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज कहां से निकाली, तो अगेन डेरिवेट करते जाना है और एक कांस्टेंट निकाल लेना है। अच्छा, n क्या है, n अगेन वही किस ऑर्बिट में भाग रहा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, जो भी है। अभी इसके रिजल्ट ये थोड़ा सा हमको बहुत यूजफुल होने वाला है। हमें इनमें हमने n की वैल्यू पुटअप नहीं की, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पुट करके देखेंगे। अगर मैं बोलता हूँ n जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर रन कर रहा है, तो कितना हो जाएगा वो -13.6 डिवाइडेड बाय n की जगह पर क्या डाल सकता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर। अगर 1 का स्क्वायर डालोगे तो नीचे कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ऊपर भी कोई चेंज नहीं होगा। सो अगर फर्स्ट में ऑर्बिट में घूम रहा है तो हमको एनर्जी कितनी मिलती है, -13.6। लेकिन वही बात अगर मैं E2 बोलता हूँ तो यहाँ मेरे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स 4 मतलब नियरली 3 के आसपास आएगा, मतलब -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रहती है, ठीक है। वही अगर E3 बोलूंगा तो क्या डालेंगे आप, E3 मतलब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 के आसपास आ जाएगा। 9 के आसपास मतलब मेरा आंसर 1.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आंसर आएगा। अगर आप E की जगह पर 4 डालेंगे तो आपका आंसर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा,
समझ में आ रही है कि नहीं बात? ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि ये रिजल्ट हमें आ गया तो क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये सीरीज है E1 माइनस 13.6 माइनस 3.4 माइनस 1.57 एंड माइनस 0.85। मुझे एक बात बताइए, एनर्जी ज्यादा किसमें है और एनर्जी कम किसमें है? कौन सी एनर्जी ज्यादा है? ये वाली एनर्जी ज्यादा है या ये वाली एनर्जी ज्यादा है? अभी माइनस साइन है, इसलिए ये ध्यान में रखिए कि एनर्जी ज्यादा किसकी होने वाली है? फर्स्ट ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट की होने वाली है। मतलब अगर मैं बोलूंगा कि एक E1 यहाँ पे है और E2 E4 इधर है और उसको अगर इधर वाले पे फॉल होना है तो कौन सी एनर्जी ज्यादा लगेगी? ऑब्वियस सी बात है, जो दूर से आ रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी, जो पास से आ रहा है उसकी एनर्जी कम लगेगी, बराबर है। सो देयरफॉर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एनर्जी इन फोर्थ ऑर्बिट इज मोर कंपेयर टू फर्स्ट ऑर्बिट। समझ में आ रहा है क्या सबको? ये एक फाइनल और एक रिजल्ट था जो आपको ध्यान में रखना था। ये सारा नोट कीजिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैं इसको नहीं रफ करता हूं, ये चीज रफ कर रहा हूं क्योंकि अभी मुझे है ना इधर और भी दूसरे रिजल्ट भी देखने हैं, ठीक है। अच्छा, एनर्जी का बहुत यूज होने वाला है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखेंगे हमको किस टाइप के क्वेश्चंस एटॉम्स मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई पे इजी पूछे जाते हैं, अगर आपको ये सारी थ्योरी इजी से आती है तो। नेक्स्ट आगे, अब इसके बाद हम देखने वाले हैं एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होगा। क्या है? एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होगा फॉर ऑर्बिट या फॉर इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है, करेक्ट है। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे को अगर सिर्फ ओमेगा क्यों, क्योंकि यही एंगुलर वेलोसिटी है, क्या हो जाएगा? V बाय R हो जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू V बाय R। V की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं? V की जगह पे मैंने अभी डिराइव कराया था, वो पूरा फॉर्मूला लिख दीजिए। R की वैल्यू भी आपने अभी निकाली थी, R का वैल्यू जो था वो भी पूरा आप वैल्यूज रख दीजिए। जब आप ये रखेंगे तो सारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा और कुछ कांस्टेंट बच जाते हैं, बट हमें कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। हम n से अगर बात करेंगे ना कि नंबर ऑफ ऑर्बिट एंगुलर वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, सो इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। क्या है? इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। मतलब ओमेगा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे होगा? n क्यूब से होने वाला है। सो ये एक बात आप ध्यान रखेंगे, बस इतना सा, और कोई दूसरी चीज आपको याद नहीं करनी है एंगुलर वेलोसिटी के लिए। तो अगर कोई पूछेगा, अगर ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा आपको बताना है तो ओमेगा ऑर्बिट से कैसे प्रोपोर्शनल है, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। सो दिस इज माय इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर दिस एंगुलर वेलोसिटी। एंड लास्ट वन, मोमेंटम के बारे में अगर कोई बात करेगा तो मोमेंटम मतलब क्या होता है? P इज इक्वल टू mv होता है, सीधी बात। If P इज इक्वल टू mv, तो मैं P तो एज इट इज अगर निकालने जाऊं m, V की वैल्यू आप सबको पता है क्या रहती है, आप V की वैल्यू वहां से पुट अप कर दीजिए, डाल दीजिए। और अगर आप P की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, जो कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, तो P भी क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होगा। सो आपको यहाँ पे यही सिर्फ याद रखना है, क्या याद रखना है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, ठीक है। सो टोटल अगर मैं सारांश बोलूं, मतलब फाइनल बोलूं कि आपको क्या समझ में आ रहा है सारी चीजों से, सो आपको एक दो चीज यूजफुल है। पहली चीज, रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या है ये ध्यान में रखना है। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि ये चीजें ही आपको काम कराएगी सीईटी में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। डेरिवेशन तो बता दिया, वो भी यूजफुल है, उसको इग्नोर मत कीजिए, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, r इज इक्वल टू 0.53 इनटू n स्क्वायर, दैट इज स्टैंडर्ड रिजल्ट। सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का आप स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लीजिए, एंड उसके साथ साथ n के क्या रिलेशन है वो भी याद कर लीजिए। देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी रिजल्ट याद कीजिए, -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यूनिट ध्यान रखिए, ये मीटर पर सेकंड में है, ये एंगस्ट्रॉम में है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। देन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r, दैट मींस ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। समझ में आ रहा है क्या सबको? एंड मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, तो लास्ट में P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। दीज आर द मोस्ट फाइनल इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। आपको इस लेसन में यही चीज सीखनी है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, यही आपको सीईटी में बहुत बेनिफिट करेगा, या आप बोर्ड्स पे प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपको कुछ रिजल्ट्स फाइंड करने के लिए यूजफुल करेगा, ठीक है। अब बढ़ते अपने आगे के पॉइंट पे कि हमें एनर्जी निकाल ली, हमने ये देख लिया, लेकिन और क्या देख सकते हैं हम इसके अंदर? फाइनली यहाँ पे स्पेक्ट्रल सीरीज नाम का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
स्पेक्ट्रल सीरीज नाम का। ये सारी चीजें आप नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, वो भी 2021 के, ठीक है। अच्छा, तो पहली बात स्पेक्ट्रल सीरीज, यहाँ पे लाइन शुरू हो जाती है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए है, खासकर किसके लिए है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, तो इसमें क्या सीख रहे हैं आप स्पेक्ट्रल सीरीज या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, यू विल लर्न, यहाँ पे हमको एक एनर्जी का फॉर्मूला है, मतलब वेवलेंथ का रिलेशन कैसा हो जाता है एंड कैसे सॉल्व करना है। चलो पहले डायरेक्ट देखते ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डायग्राम एक बनाता हूँ, दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन, दिस इज थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, ठीक है। और सपोज ये जो यन, यहाँ पे यन कितना है, 1 है। ये जो कौन सी सीरीज है, एक मिनट, ये लाइमन है, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पीफल्ड। सो दीज आर दी लाइन्स। ये लाइन्स में अगर हम पहले देखेंगे तो यन की वैल्यू यहाँ पे 1 रहेगी, यहाँ पे यन की वैल्यू 2 रहेगी, यहाँ पे यन की वैल्यू 3 रहेगी, यहाँ यन 4 रहेगा, यहाँ पे यन 5 रहेगा, ठीक है। और मैं सपोज करता हूं ये सीरीज यहां से, मतलब ये कौन सा है, इंफिनिटी से जंप होके आ रहा है, ठीक है। इंफिनिटी मतलब क्या, इसका कि 6 7 8 9 10 अप टू इंफिनिटी तक है। तो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन जंप होके आ रहा है, यन की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान से समझो, जब बाल्मर सीरीज मतलब n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 पे जंप करेगा, सो ये लाइमन पे जंप किया, देन अगेन ये यहां से यहां पर जंप कर सकता है पास्चन से, फिर उसके बाद ब्रैकेट, देन पी फंड एंड देन फाइनली इट कम्स फ्रॉम इंफिनिटी। समझ में आ रहा है सबको? तो कहां से लाइन जंप कर रही है, समझ में आ रहा है? ये सिर्फ लाइमन की हो गई। सेम बाल्मर पे कैसा जंप होगा, यहां से यहां जंप करेगा, यहां से इधर जंप करने वाला है, इधर से ऐसे इधर जंप करेगा एंड सेम ऐसे इधर से इधर, ठीक है। ऐसे ही सेम इसके लिए भी होगा। तो आप ये चीज समझ गए हैं, ठीक है, बार बार इस पे समझाने की जरूरत नहीं है। क्या समझाना है मुझे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ये सब के पॉइंट को देखूं, मुझे एक लाइन याद रखनी कि ये जो रेज है लाइमन में कौन सी रेज होती है, यूवी रेज पास हो रही है। कौन सी रेज पास हो रही है, यूवी रेज पास हो रही है। देन ये होते हैं विजिबल रेज, विजिबल रेज यहाँ पे। देन इधर ये तीनों के अंदर कौन से रेज पास हो रहे हैं, इंफ्रारेड। कौन से, इंफ्रारेड। तो ये तीन के अंदर इंफ्रारेड है, बाल्मर के अंदर विजिबल रेज है और यूवी के लाइमन के अंदर यूवी रेज है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीकों से इसके न्यूमेरिकल्स आपको पूछते हैं, बच्चों को समझता नहीं इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करने हैं। तो इसके लिए मैं अभी एक चीज बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल लैम्बडा की वैल्यू हम निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल स्क्वायर। 1 upon lambda is equals to r bracket 1 upon p square minus 1 upon l square। Where अभी हम यहाँ पे इन सब की रिजल्ट, ये तो हो गया। अब यहाँ पे है क्या, लैम्बडा जो है वेवलेंथ है, लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ है। r क्या है, r इज रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। दिस इज द कांस्टेंट एंड इट हैज कांस्टेंट वैल्यू। r कितना रहता है, 1.097 into 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड नहीं, पर मीटर होता है। क्या होता है, पर मीटर होता है, यूनिट। अच्छा, P और N क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना है, ये थोड़ा सा समझने के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। P मतलब कहां से जंप हो रहा है, ये वाली ऑर्बिट थोड़ा ध्यान से देखो। ये N जो है, दिस विल बी ग्रेटर। अभी अगर मैं बोलूंगा पास्चन से या फिर बाल्मर से लाइमन में फॉल हो रहा है, तो बाल्मर जो है वहां से फॉल हो रहा है, मतलब N की वैल्यू कितनी है, 2 है। एंड P मतलब कौन से वाले में है, मतलब अगर फर्स्ट में है तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? और N की वैल्यू बाल्मर से फॉलो हो रही है, मतलब N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 1 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 1 4। मतलब ये आपको समझ में आ रहा है सिर्फ कैसे है, क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक हमको फील नहीं आएगी अच्छी तरह से। यहाँ पे थोड़ा सा कच्चा समझा सकता हूँ मैं, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। एंड क्या पूछा जाता है कि लैम्बडा कितना है, मतलब वेवलेंथ कितनी है। तो वेवलेंथ अगर फाइंड करना है तो मुझे देख रहा है 1 अपॉन लैम्बडा है।
थोड़ा डिफिकल्ट है सॉल्व करना, क्योंकि ये रिजल्ट निकालने के बाद इसकी वैल्यू पुट करना, फिर ये जो आंसर आएगा उसको वापस से रेसिप्रोकल करना। सो एक चीज मैं बताता हूँ, अगर आपको लैम्डा फाइंड करना है मतलब 1/r ब्रैकेट, इसको सॉल्व कर लोगे आप तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ वैल्यूज हमारी तैयार हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे 1/r की वैल्यू आपको जानना जरूरी है। एंड 1/r कितना होता है, 911 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 911 एंगस्ट्रॉम। मतलब क्या, रेनबर्ग कांस्टेंट r की वैल्यू इतनी है, बट 1/r निकालने जाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 911 एंगस्ट्रॉम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट ओनली, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इससे आपका न्यूमेरिकल बहुत ही फीका पड़ जाएगा, बहुत ही आपको इजी लगने लगेगा, लेकिन रिमेंबर दिस। ठीक है, ये बात हो गई। अभी एक फाइनल बात, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन है। जब n की वैल्यू 1 है, ठीक है, और अगर वो लंबे से आ रहा है, बहुत से, मतलब n इक्वल्स टू इंफिनिटी से आ रहा है और n 1 पे जाके जंप कर रहा है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी है। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अभी यहाँ पे है ना, मैं इस पॉइंट को थोड़ा आपको डीप में बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। E की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अगर E 1 है मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बराबर, और E2 कितना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। E3 कितना है, -1.57 आसपास कुछ तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। E4 कितना रहता है, -0.85 रहता है। एनर्जी है ना, एनर्जी। तो देखो मुझे बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी, एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। मैंने अभी बताया था कि -0.85 इज द हाईएस्ट एनर्जी। और अगर एनर्जी ज्यादा है तो हमको पता है E इज इक्वल टू hc/λ, पिछले चैप्टर में बताया है। सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। देयरफॉर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि E की रिलेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मींस जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो अगर मैं बोलूंगा यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है या यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो एनर्जी ऐसे जैसे जैसे हम ऊपर जाने वाले एनर्जी बढ़ने वाली है, एनर्जी ज्यादा होगी। अगर एनर्जी बढ़ रही है मतलब वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। सो इफ द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इंफिनिटी टू फर्स्ट, द वेवलेंथ इज मिनिमम, एंड इफ द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट, द एनर्जी इज मैक्सिमम। ठीक है, तो एनर्जी मैक्सिमम, सॉरी, वेवलेंथ इज मैक्सिमम, एनर्जी नॉट मैक्सिमम। सेकंड से फर्स्ट में जंप करेगा तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। सो वेवलेंथ मैक्सिमम कब है, जब पास से जंप कर रहा है। वेवलेंथ कब ज्यादा है, जब पास से जंप कर रहा है, और वेवलेंथ कम कब है, जब दूर से जंप कर रहा है। ठीक है, और एनर्जी उसकी वाइस वर्सा हो जाएगी। आई थिंक ये चीज आपको समझी होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लास्ट में हो जाता है, बाकी चैप्टर समझने के लिए तो आसान है। हम इसके जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको असल में सारी फीलिंग आ जाएगी कि ये सारी चीजें मैं समझा रहा हूँ और ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसके बाद हम इसका वीडियो बनाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और अभी हमने खत्म क्या किया है, जस्ट वी हैव फिनिश्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, नॉट द न्यूक्लियर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अभी पार्ट 2 के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर भी पूरा का पूरा खत्म करेंगे। बट बिफोर दैट यू विल शुड बी क्लियर विद दिस, एंड इसको कम से कम 1-2 बार देखो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इसका। ठीक है, इसके नोट्स बना के रखें। इसके बाद हम इसके जैसे ही स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर भी खत्म होगा, वी विल डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टिल देन, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल सॉल्व इट। थैंक यू फॉर वाचिंग माय